जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 27वीं क्लास मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे मुगल शासन व्यवस्था की। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? विजारत शब्द का। यह संस्था प्रशासन के संचालन में सम्राट की सहायता करती थी। बाबर के समय वजीर का पद काफी भी महत्वपूर्ण था। वजीर का और वकील को क्या कहते थे मुगल शासन व्यवस्था में? यह सम्राट के बाद शासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। कौन? वकील। जो प्रधानमंत्री के समान था। अकबर के समय बैरम खां एक शक्तिशाली वकील। बात कर लेते हैं दीवान की। मुगल शासन व्यवस्था में दीवान शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? दीवान को वजीर कहा जाता था। यह मुख्य रूप से राजस्व और वित्त विभाग का जो है प्रमुख होता था। दीवान को किस नाम से जानते थे? वजीर के नाम से। तब मुगल शासन व्यवस्था में। और मीर बख्शी क्या है? यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मुगल शासन व्यवस्था में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती का हुलिया रखना और रसद की व्यवस्था करना था। टेस्ट। अकबर ने दीवान ए विजारत ए कुल नामक नए पद की स्थापना अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में की थी? ने की थी 8वें वर्ष। कौन से वर्ष की थी? 8वें वर्ष की थी। 8वें वर्ष में दीवाने विराजत ए कुल के पद को पुनर्गठन किया गया था। इत्माद खां को इस पद पर नियुक्त किया गया था ताकि शाही खजाने और राजस्व विभाग को जो है सुव्यवस्थित किया जा सके। नेक्स्ट। मीर बख्शी द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र क्या कहलाता था जिसके बाद सैनिकों को वेतन मिलता था? तो ये होता था सरखत। क्या होता था? सरखत। पत्र का नाम क्या होता था? सरखत। मीर बख्शी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र सरखत कहलाता था। इसके बाद सैनिकों को वेतन मिलता था। जब मीर बख्शी किसी सैनिक के हुलिये और घोड़े के निरीक्षण से संतुष्ट हो जाता था तब वह एक जो है प्रमाण पत्र जारी करता था जिसे सरखत कहते थे। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर दीवान सैनिकों को वेतन का भुगतान करता था। नेक्स्ट। मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? मुगल काल में सैन्य विभाग का जो है प्रधान होता था मीर बख्शी। कौन होता था? मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी। यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, घोड़ों को दागने की व्यवस्था करना और सैनिकों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर करना था। यह सेनापति नहीं होता था लेकिन सेना के संगठन की पूरी जिम्मेदारी इसी की होती। टेस्ट। भूमि मापने के लिए लोहे की कड़ी से युक्त बांस की छड़ क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी तनब। क्या कहलाती थी? तनब कहलाती थी। तनब जो है अकबर से पहले भूमि मापने के लिए रस्सी, सन की रस्सी का उपयोग होता था जो नमी के कारण छोटी या बड़ी हो जाती थी जिससे माप में त्रुटि आ जाती थी। अकबर ने इस समस्या को दूर करने के लिए बांस के टुकड़ों को लोहे के छल्लों कड़ी से जोड़कर एक नई मापन छड़ी बनवाई जिसे तनब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तनब कहा जाता था। टेस्ट। मुगल काल की सबसे बड़ी सोने की मुद्रा सिक्का कौन सी थी? तो ये थी संसब। कौन सी थी? संसब थी। यह मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया सबसे भारी और बड़ा सोने का सिक्का था। इसका वजन लगभग 101 तोले करीब 1150 ग्राम से अधिक होता था। यह सिक्का मुख्य रूप से बड़े व्यापारिक लेन देन और राजसी उपहारों के लिए उपयोग किया जाता था। टेस्ट। शेर शाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था?
ये कहलाता था रुपया। क्या कहलाता था? रुपया कहलाता था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान भारत की मुद्रा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उन्होंने चांदी का एक सिक्का जारी किया था जिसे रुपया कहा जाता था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? वे आधारित थी मनसबदारी प्रणाली पर। किस प्रणाली पर? मनसबदारी प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर। इस व्यवस्था की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में। क्या मुगलों की सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार थी? मनसब शब्द का अर्थ जो है पद या रैंक होता था। नेक्स्ट, न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? ये कहलाता था काजी उल कुजात। क्या कहलाता था? काजी उल कुजात कहलाता था न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी। मध्यकालीन भारत, मुगल और सल्तनत काल में यह न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसे मुख्य काजी भी कहा जाता था, जो सुल्तान या सम्राट के बाद न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी था। नेक्स्ट, मुगल काल में माल शब्द का संबंध किससे था? ये था भू राजस्व से। किससे था? माल शब्द का संबंध भू राजस्व से था। मुगल साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो स्रोत था भूमि से मिलने वाला लगान भू राजस्व ही था, जिसे आधिकारिक तौर पर माल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माल कहा जाता था। अकबर ने इलाही गज 41 अंगुल का प्रयोग किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये किया था 1586 से 1587 ईस्वी। किया था 1586 ईस्वी से 1587 ईस्वी में। मुगल सम्राट अकबर ने भूमि मापने के लिए मानक इकाई के रूप में इलाही गज की शुरुआत की थी। यह गज 41 अंगुल उंगलियों की चौड़ाई के बराबर था। आधुनिक माप के अनुसार यह लगभग 33 इंच के बराबर था। इसका उद्देश्य क्या था? इससे पहले सिकंदरी गज जो कि 32 अंगुल का था का उपयोग होता था। माप जो माप होती थी उसकी एक रूपता और सटीकता लाने के लिए अकबर ने 1586 से 87 ईस्वी में इसे लागू किया। नेक्स्ट, मुगल शासन में वकील प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कौन कौन से मुख्य पदाधिकारी होते थे? ये होते थे दीवान और मीर बख्शी और मीर सामा और उद्र उस सद्र दोनों उपयुक्त ए और बी दोनों होते थे। नेक्स्ट, इस मुगल शासक ने वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया और उसका नाम शैतानपुरी रखा। तो ये था अकबर। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान सामाजिक सुधारों और नैतिकता को बनाए रखने के लिए कोई कदम जो है उठाए थे। इन्होंने वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए वेश्याओं को शहर से बाहर एक अलग स्थान पर रहने का आदेश दिया था। इस नई बस्ती का नाम क्या रखा था? शैतानपुरी रखा था। अकबर ने यहाँ एक रजिस्टर भी रखवाया था जिसमें वहां आने जाने वाले लोगों के नाम दर्ज किए जाते थे। अलतमगा जागीर की शुरुआत किस मुगल बादशाह के समय में हुई? ये हुई थी जहांगीर के। कब हुई थी? जहांगीर के समय में हुई। यह एक विशेष प्रकार की जागीर थी जो परिवार के उन सदस्यों को उच्च अधिकारियों को दी जाती थी जिन पर बादशाह का विशेष अनुग्रह होता था। होम की माप के लिए जरीब का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों से लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता था? ये कहलाता था जरीबाना। क्या कहलाता था? जरीबाना कहलाता था। जरीबाना शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापन पैमाइश के लिए जो सर्वेक्षण शुल्क लिया जाता था उसे जरीबाना कहा जाता था। यह कुल भू राजस्व का लगभग 2.5% होता था। क्या होता था? 2.5%। टेस्ट, खेती की माप रस्सी या पगों कदमों से करके राजस्व का अनुमान लगाना कौन सी प्रणाली कहलाती थी? तो ये कहलाती थी कनकूत प्रथा। क्या कहलाती थी? कनकूत प्रथा कहलाती थी। यह जो शब्द है कन अनाज और कूत अनुमान से मिलकर बना है।
पराली में खड़ी फसल का निरीक्षण करके और जमीन को रस्सी या कदमों में माप कर पैदावार का अनुमान लगाया जाता था और उसी आधार पर राजस्व तय होता था। बात करते हैं मुगल कालीन राजस्व अधिकारी की। से भू राजस्व की मुख्य इकाई ग्राम थी, जिसमें माल गुजारी लगान से संबंधित दो अधिकारी होते थे। कौन कौन से? मुकद्दम और पटवारी नाम के। कौन कौन से अधिकारी होते थे? मुकद्दम और पटवारी। परगने में आमिल कानूनगो तथा अमीन भू राजस्व के प्रमुख अधिकारी होते थे। अकबर ने अपनी तहसाला प्रणाली को लागू करने के लिए 1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। कौन से? करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त किया। अकबर खान ने झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत भी की। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और तुलादान को बंद करवा दिया था। अकबर की ढाई माहम अनगा ने 1560 से 62 ईस्वी तक पर्दा शासन चलाया, जो मदरसा ए बेगम की स्थापना थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी जनता गुट का नेतृत्व। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र निकालने का कला का आविष्कार किया। गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की कला का आविष्कार किया था। किसने किया था? नूरजहां की मां असमत बेगम ने। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।